आज रीतिकाल की विशेषताओं की बात की जाएगी। अब तक की कक्षाओं में आदिकाल और भक्तिकाल की विशेषताओं की बात की गई थी। भाषा और बोली और भाषा के उद्भव के बारे में बात की गई थी। इसी क्रम में द्वितीय पत्र के अंतर्गत रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में बात की जाएगी। रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल रहा है और इतिहास की दृष्टि से यदि हम देखें तो 1650 से 1850 तक के काल को रीतिकाल के रूप में जाना जाता है। रीतिकाल वस्तुतः रीति शब्द से जुड़ा हुआ है। इसके नामकरण के संबंध में अनेक विवाद हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि रीति का तात्पर्य क्या है। रीति का तात्पर्य पद्धति, मार्ग, शिल्प या अंग्रेजी में कहें तो स्टाइल के रूप में देखा जाता है। वस्तुतः 1650 के बाद के लगभग कवियों का एक ऐसा वर्ग हुआ था या साहित्य इस रूप में सामने आया था जिसमें एक खास तरह की परंपरा का अनुसरण किया जाता था। संस्कृत के जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ थे और जो काव्य शास्त्र से संबंधित या कविता लिखने की जो विशेषताएं थी उनका अनुसरण कविता में दिखाई देता है या साहित्य में दिखाई देता है। और इसी कारण इस काल को या इस साहित्य को रीति साहित्य या रीति काल से संबोधित किया गया। वस्तुतः संस्कृत काव्य परंपरा में यदि हम देखें तो आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा। यानी रीति जो सिद्धांत थे उसके बलबूते उन्होंने रीति की बहुत विशद व्याख्या प्रस्तुत की और एक तरह से काव्य शास्त्र में रीति सिद्धांत का बहुत महत्व प्रतिपादित हुआ। इसी परंपरा में यदि हम देखें तो हिंदी में भी काव्य शास्त्र में या हिंदी के कवियों ने भी, हिंदी के साहित्य शास्त्रों ने भी इस रीति सिद्धांत को का अनुसरण किया और रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति इन सब को अपनी कविता में काफ़ी महत्व दिया या अपने साहित्य में महत्व दिया। वस्तुतः इस तरह का साहित्य लिखे जाने के पीछे एक खास तरह की परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी। प्रायः इतिहास में ये माना जाता है कि जो इतिहास की जो परिस्थितियां होती हैं उससे भी साहित्य प्रभावित होता है या उसका प्रभाव या उसका दबाव साहित्य में देखा जाता है। इस दृष्टि से हमें ये ध्यान रखना होगा कि रीतिकाल का जो साहित्य रचा गया उसकी परिस्थितियां क्या थी। तो रीतिकाल की जो परिस्थितियां हैं उस पर यदि हम बात करें तो उसको हम कई खंडों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, जिसके अंतर्गत हम कला और धार्मिक परिस्थितियों या परिवेश को शामिल कर सकते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ एक और रूप है साहित्यिक परिस्थिति। अगर हम इन बिंदुओं पर बात करें तो हमें पता चलेगा कि जो रीति काल था या जिस समय रीति साहित्य रचा गया उस समय का परिवेश कैसा था। तो इस रूप में यदि हम देखें तो सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा उचित होगा। वस्तुतः राजनीतिक परिस्थितियों पर यदि हम बात करें तो 1650 के बाद या 16वीं सदी के उत्तरार्ध में वस्तुतः जो घटनाएं थी वो तेजी से बदल रही थी। मुगल काल एक चरमोत्कर्ष को प्राप्त करके वो उस ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सका था जो बाद के राजाओं के द्वारा ऊंचाई प्राप्त की गई। यानी अकबर का काल को हम मानते हैं कि अकबर का काल एक श्रेष्ठ काल था, मुगल काल था, और उसके बाद निरंतर वो मुगल काल उस स्थायित्व को नहीं प्राप्त कर सका। विशेषकर यदि हम 16वीं सदी के उत्तरार्ध में यदि हम देखें या 17वीं सदी के आसपास तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक प्रकार के खास प्रकार का विलासिता या वैभवशालीपन आ गया था। विशेषकर यदि हम देखें तो यह दौर वही दौर है जिसमें जहांगीर की विलासिता बढ़ गई थी, और उसी क्रम में यदि हम देखें तो आगे चलकर फिर जब शाहजहाँ आता है तो शाहजहाँ में भी यदि हम देखें तो शाहजहाँ में भी वो चीज़ें आती हैं जिसमें वो अच्छे इमारतों का निर्माण या अच्छे इमारतों का निर्माण के साथ यदि हम देखें तो अपने वैभव और सुख सुविधाओं का विस्तार करता है। इस प्रकार शाहजहाँ के काल को यदि हम देखें तो एक तरह से बहुत ज़्यादा विलासिता का काल रहा है, और ये हम देखते हैं कि इसी कारण जब राजा अपनी सुख सुविधाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है तो हम देखते हैं ऐसे में बाहरी परिस्थितियाँ प्रभावी हो जाती हैं, बाहरी घुसपैठ बढ़ जाता है।
तो हम देखते हैं कि इस तरह इसी दौर में बाहरी घुसपैठ या बाहरी धीरे धीरे कर साम्राज्य में प्रवेश करने की लालसा प्रबल दिखाई देती है और कई बाहरी शक्तियाँ हमारे देश में घुसपैठ कर लेती हैं। इसका कारण ये है कि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होने से आंतरिक एकता का अभाव भी पैदा हो जाता है। यानी हम देखते हैं कि धीरे धीरे भारत के ही कई अलग अलग क्षेत्रों से अपनी अपनी अस्मिता को लेकर या अपनी अपनी स्वतंत्रता को लेकर एक आवाज़ उठने लगी थी। तो इस प्रकार आंतरिक रूप से भी एक तरह से प्रतिस्पर्धा या युद्ध की स्थिति आ गई थी और वो लोग वर्चस्व के लिए आपस में, यानी भारत के आंतरिक शक्तियां ही अपने वर्चस्व के लिए युद्ध करने लगी थी। और जैसा कि हमने पिछले कक्षाओं में अध्ययन किया है कि वस्तुतः युद्ध जो होते थे वो 3 कारणों से होते थे: स्त्री, भूमि और धन। यानी किसी सुंदर स्त्री को या किसी उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर या प्रभावशाली स्त्री से प्रभावित होकर राजा उसे प्राप्त करने के लिए युद्ध करता था, या फिर अपने लगान या अपने भूमि या व्यापार को विस्तार देने के लिए या अत्यधिक धन कमाने की लालसा में वह दूसरी राज्य को अपनी सीमा में मिलाने की कोशिश करता था, या फिर किसी राज्य की संपदा या राज्य के धन या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से प्रभावित होकर उस पर आक्रमण करके उसे अपने में मिला लेता था। इस प्रकार स्त्री, भूमि और धन को लेकर युद्ध की स्थितियां भी बन रही थी और इसका कारण यह था कि धीरे धीरे लोग शक्ति संग्रहित करके और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इकट्ठा और धन एकत्र करने की ओर लग गए थे। इससे क्या हुआ कि जो सामंत थे, यानी राजा के साथ रहने वाले जो शक्तियाँ थी, जो समर्थक शक्तियाँ थी, वे तो सुखी हो रही थी, लेकिन जो आम जनता थी वो दुखी हो रही थी। इस तरह से राजा और प्रजा के बीच में एक दूरी पनप रही थी। जिस समय राजा को अपनी प्रजा पर ध्यान देना चाहिए था, उसमें राजा का एक वर्ग ऐसा हो गया था जो अपने स्वार्थ के लिए अपने केवल सुख सुविधाओं पर केंद्रित होता जा रहा था और इसी कारण एक राजनीतिक रूप से एक खास तरह की क्रमागत ह्रास देखने को मिलता है रीतिकाल में, जहाँ छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है और उन राजाओं को पोषित करने वाले या उन राजाओं से पोषित होने वाले छोटे छोटे सामंत जमींदारों का भी उदय देखने को मिलता है। दूसरे तौर पर यदि हम देखें तो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सामाजिक परिस्थितियां भी प्रभावित होती हैं और युद्ध के कारण पारिवारिक संबंध एक तरह से बिखराव के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि युद्ध और तनाव की स्थिति में परिवार का भी विकास नहीं हो पाता और जो मानवीय संबंध है, जो मानवीय रिश्ते नाते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। और इसी तरह हम देखें कि रक्त संबंध भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि चूँकि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने जान बचाने के लिए या अधिक सुख प्राप्त करने के लिए अपने धन या अपनी निजता को सुरक्षित करता है। और यही कारण है कि उसमें जो वर्ण व्यवस्था और जाति भेद में भी साफ साफ फर्क दिखाई देता है। इस समाज में स्त्रियों की स्थिति भी ठीक नहीं थी, क्योंकि वो केवल मात्र वस्तु समझी जाती थी और उन्हें भोग के रूप में ही देखा जाता था। तो इस प्रकार समाज में भी एक सूत्रता दिखाई नहीं पड़ती। अगर हम कहें तो समाज एक तरह से संपन्न, सुविधा संपन्न वर्ग और विपन्न वर्ग में विभाजित था और संपन्न वर्ग अधिक से अधिक धन और विलास के माध्यम से अपनी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था और वो राजा को खुश करके स्वयं समृद्ध होना चाहता था और वो निरंतर जनता का शोषण करते जा रहा था। इसके कारण समाज में एक प्रकार की खास तरह की ऊंचाई यानी सुविधा संपन्नता और उसके साथ साथ एक वर्ग जो होता था जो अपने जीवन यापन के संघर्ष में डूबा रहता था। इस समाज के बिखराव का फायदा बाहरी शक्तियों ने उठाया, जिसका परिणाम हमें आगे देखने को मिलता है जब भारत गुलाम हो जाता है। इसी क्रम में हम देखें तो राजनीतिक जो केंद्रीय शक्ति थी उसके बिखराव के कारण या उसका नियंत्रण न होने के कारण धीरे धीरे आर्थिक परिस्थितियां भी हाथ से निकलने लगी। कृषि, व्यापार या सामंतों या जागीरदारों की नौकरी से जो धन प्राप्ति होती थी उनमें एक खास तरह का असमानता देखने को मिलता है। युद्ध और लूट खसोट के कारण आर्थिक स्थिति निर्भर रहने लगी, यानी हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाकर और अपनी सुख सुविधा को देखने लगा। उससे सामाजिक दायित्व या नैतिकता का कोई स्रोत नहीं मिलता था या कोई साधन या आधार नहीं रहता था। धन का असमान वितरण ने लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा दी
और अधिक धन कमाने को लेकर सूदखोरी और शोषण, व्यापार के भविष्य को लेकर अनिश्चितता दिखाई देता है। यानी रीतिकाल के समय में लोग अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करता था। चूँकि बाहरी नियंत्रण चूँकि राजा का नियंत्रण कठोर नहीं था, राजा अपने लगान या अपने उन सुख सुविधाओं के लिए, धन के लिए इतना व्यग्र रहता था कि वह जो भी धन आ जाता था उसी से संतुष्ट होता था, और इसका एक दूसरा फायदा उसके सामंत या जमींदार उठाते थे। तो इस प्रकार के समाज में एक आर्थिक व्यवस्था को लेकर एक अराजकता दिखाई भी देने लगती है कि कुछ वर्ग बेहद संपन्न थे और कुछ वर्ग को जीने के लाले पड़ रहे थे। इस प्रकार आर्थिक असमानता भी रीतिकाल की एक विशेषता दिखाई देती है। जब हम रीतिकालीन साहित्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यही कारण है कि उसमें एक वैभवशाली परंपरा दिखती है, क्योंकि जो साहित्यकार वर्णन करता है या जो साहित्यकार जिस परिवेश में रहता है वो वैभव संपन्न है, विलासिता का, संपन्नता का परिवेश है। लेकिन उसके समानांतर एक दूसरा वर्ग था जो केवल जीवन यापन में चिंतित था या जीवन यापन को लेकर वो संघर्ष कर रहा था। और इसी कारण जो समाज की जो धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश था वो भी एक नए आयाम को प्राप्त हो रहा था। धर्म वहाँ केवल प्रदर्शन तक सीमित हो गया था, यानी धर्म दिखावा पर सीमित था, वो पाखंड की ओर बढ़ रहा था। वस्तुतः भक्ति में भी, धार्मिक भक्ति में भी श्रृंगार का मेल हो गया था। यानी यही कारण है कि जो कृष्ण को लेकर जो साहित्य रचा गया उसमें भी श्रृंगार का समावेश किया गया। यानी भक्ति और श्रृंगार का अजीब मेल इस काल में मिल जाता है। इसका कारण ये है कि जो धन संपन्न या जो सुविधा संपन्न लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रदर्शन करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे। वो धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन कर रहे थे, और यही कारण है कि स्त्री की स्थिति केवल विलासिता तक सीमित थी। यानी स्त्री केवल विलासिता तक सीमित थी, और उसमें भी देवी देवताओं के चित्रण में भी श्रृंगार का समावेश हो गया। यही कारण है कि जो देवी का रूप था या जो स्त्री का रूप था वो समाज में चूंकि विलासिता के रूप में था, इसलिए देवी के श्रृंगार में भी विलास और श्रृंगार को समावेश हो गया। अब मूर्ति कला, स्थापत्य कला या अन्य शिल्प कलाओं या कलात्मक समृद्धि सामग्री को वस्तुतः जो प्रचलन हुआ वो केवल विलासकारी के लिए हुआ या उनके प्रदर्शन के लिए हुआ, और गीत, संगीत, नृत्य ये सब भी एक तरह से प्रदर्शन की भावना से थे और सुविधा संपन्न लोगों के मनोरंजन के केंद्र बन गए। वस्तुतः धन का असमान वितरण होने के कारण जो धन संपन्न धनी व्यक्ति थे या सुविधा संपन्न व्यक्ति थे वे अपना एक दिखावटी का या कृत्रिम समाज रच रहे थे, और कृत्रिम समाज रचने के कारण एक विशेषता ये हुई कि वह उसकी नकल दूसरे समाज के लोग भी करने लगे थे। यानी धार्मिक जो कृत्य थे या धार्मिक अनुष्ठान थे वो भी एक दिखावे के केंद्र में बन गए, और इसी कारण एक तरह की संस्कृति दिखावटी और कृत्रिम बन गई, जो यथार्थ में ना होकर वो क्षणिक थी और स्वार्थ पर केंद्रित थी। इस प्रकार से परमार्थ की जगह स्वार्थ की भावना एक पनपने लगी थी इस दौर में, और इसी स्वार्थ के कारण आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। यह हमारी भारत की मूल संस्कृति नहीं थी। तो इस प्रकार जो इसके पहले भक्ति काल में जो परमार्थ का भाव था, जो दूसरों को, मनुष्य की या करुणा पर, पशु पक्षियों पर, पर्यावरण के प्रति एक सहानुभूति थी, जो एक सामंजस्य की भावना थी, वो यहाँ आकर बिल्कुल उलट जाती है, और यहाँ पर भक्ति निस्वार्थ ना होकर स्वार्थ में हो जाती है। भक्ति में जो मनुष्य को लेकर एक करुणा का भाव था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य करुणा नहीं रहता, बल्कि वो दिखावा, प्रदर्शन, आडंबर इन पर विश्वास कर लेता है। इस तरह से एक रीति काल में एक कृत्रिम जीवन शैली आ गई थी, जो भौतिक साधनों पर केंद्रित थी, जो सामानों के, वस्तुओं के प्रदर्शन पर केंद्रित थी, कि मनुष्य का, एक व्यक्ति के पास कितनी ज़्यादा भौतिक साधन के सामग्री है, ये प्रदर्शन का भाव हो गया था। वह आत्मिक रूप से या आंतरिक रूप से कितना संपन्न है, वो नैतिक रूप से कितना संपन्न है, ये महत्वपूर्ण नहीं था। तो रीति काल में इस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश एक तरह से दिखावा या भोगवादी संस्कृति पर आधारित हो गया था। और इसी क्रम में यदि हम देखें तो इसी का प्रभाव आगे चलकर साहित्यिक परिवेश पर पड़ता है। यानी जिस समाज में व्यक्ति रहता है वह कभी भी उसका चित्रण करता है।
ऐसी स्थिति में कवियों के सामने या साहित्यकारों के सामने ये जो समाज दिख रहा था, उन्होंने उसी पर करना, उसी को चित्रित करना उचित समझा। राजा और सामंत के दरबार में आश्रयदाता रचनाकार रहते थे, यानी साहित्यकार राजा के आश्रय में रहता था या सामंत के आश्रय में रहता था, और वह उनकी प्रशंसा को ध्यान में रखकर अपनी रचनाएं करता था। राजा और सामंत भी वस्तुतः अपनी प्रशंसा सुनने को लालायित रहते थे और अपनी प्रशंसा के पदों को सुनकर अपने कवियों को या साहित्यकारों को इनाम देते थे। इस तरह से रचनाकार की जो रचना धर्मिता थी, या रचनाकार जिन कृतियों की रचना करता था, उसके मूल में दूसरों को खुश करना था और ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति थी। यानी रचनाकार भी ये समझता था, कोई कवि भी यही समझता था कि जो सामने राजा है या जो सामने सामंत है, यदि हम उसे प्रसन्न रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रचनाकारों के मन में भी धन का लोभ समाहित हो गया था, और ये धन का लोभ सिर्फ धन तक सीमित नहीं था, बल्कि राजपद पाने की लालसा थी। इसलिए सामंतों के दरबार में राजकवि या राजाओं के दरबार में राजकवि जैसे पद होते थे, और हर रचनाकार चाहता था कि वह राजा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करके उस पद को प्राप्त कर ले, ताकि वह धन और शक्ति को प्राप्त कर सके। इस तरह से विलासिता के प्रदर्शन के क्रम में जो रचनाएं लिखी जाती रही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रीतिकाल का जो परिवेश था, जो साहित्यिक परिवेश था, उसमें रचनाकार भी अपने मन के अनुसार या अपनी स्वतंत्र दृष्टि से अपने परिवेश के यथार्थ को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि वह सामने जिसके लिए रचना करता है उसे ध्यान में रखकर रखता है। यानी रचना वह उसी की करता है जिसके दरबार में रहता है, और इसीलिए कहते हैं कि जो एक प्रकार का राज्याश्रित साहित्य देखने को मिलता है, जो राज दरबारों के भोग विलास या राजा रानी की प्रशंसा या विभिन्न कार्यकलापों के विवरण को लेकर ही सीमित रहता है। इसलिए जो बड़े पैमाने पर जो ग्रंथ लिखे गए वो राज दरबारों से संबंधित थे, और उन्हें हम दरबारी साहित्य भी कह सकते हैं। और वस्तुतः इसी की नकल करते हुए लोगों में भी जीवन शैली में इन बातों का प्रचलन हुआ। यानी लोग भी उस वैभवशाली दुनिया में रहे और लोग भी आकर्षक रह गए, लेकिन वो भूल गए कि ये दुनिया कृत्रिम थी। भौतिक संसाधन समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन यदि आत्मिक रूप से व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, नैतिक रूप से प्राप्त करता है, अगर कुछ आंतरिक रूप से प्राप्त करता है, तो वह ज़्यादा अस्थायी रहता है। यही कारण रीतिकाल के संदर्भ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समग्र रूप से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1650 से 1800 का परिवेश एक नकली परिवेश है, एक बनावटी परिवेश है, एक कृत्रिम परिवेश है, जिसमें लोगों ने अपने धन और वैभव का प्रदर्शन किया, जिसमें स्त्रियों की उपेक्षा की, जिन्होंने चापलूसी या केवल प्रशंसा को महत्व दिया, और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। इसका परिणाम था कि हम विदेशी शक्तियों के गुलाम बन गए। इसलिए रीतिकाल की परिस्थितियाँ और रीतिकाल का साहित्य हमें हमेशा याद दिलाता है कि अगर हम अपनी यथार्थ परिस्थितियों का सही आकलन ना करेंगे, अगर हम अपने केवल राजाओं या सामंतों की प्रशंसा करते रहेंगे, तो हमारा समाज गुलाम हो जाएगा। और यही रीतिकाल का परिवेश बनाता है। वस्तुतः 1650 से 1850 के बीच में ऐसे कोई रचनाकार नहीं मिलता जिसने अपने संपूर्ण भारत के स्वतंत्रता की रक्षा की ये चिंता की होगी, समाज की चिंता की। सभी अपने अपने राजाओं की प्रशंसा कर रहे थे, सभी अपने अपने सामंतों की प्रशंसा कर रहे थे, उनके भोग विलास की प्रशंसा कर रहे थे, और सभी की सभी रचनाकार उसी कृत्रिम साहित्य और धन कमाने में लगे हुए थे। उनके एक एक पद पर एक एक दोहों पर उन्हें स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति होती थी। तो एक पूरा का पूरा बनावटी साहित्य रचते हैं, और यही बनावटी साहित्य रचने का कारण ये हुआ कि उसमें मूल समस्याएं बड़ी होती गई और भारत अंततः गुलाम हो गया। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा रीतिकाल की परिस्थितियाँ वस्तुतः राजनीतिक नेतृत्व की शिथिलता के कारण छोटे छोटे राज्यों का उदय होना, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होना, प्रतिस्पर्धा की भावना समाज में आना, और समाज के कारण समाज में एक बिखराव होना, एक नकली जीवन को स्वीकार करना की भावना रीतिकाल की विशेषता है,
जिसमें लोगों ने एक दिखावटी संसार की रचना की। वो दिखावटी संसार जीवन शैली में भी था और धीरे धीरे कर कर वो साहित्य में भी उसकी पैठ हो गई। अगली बार हम रीतिकाल की कुछ अन्य विशेषताओं की बात करेंगे।